अंशुल का क्या मतलब होता है जी? सर अंशुल शब्द का इंग्लिश में मतलब होता है रेडिएंट, और हिंदी में ये अंशु शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सूर्य की किरणें। ओके। वर्मा कौन? कोई वर्मा बताइए जो बहुत फेमस पर्सनालिटी है। सर छत्तीसगढ़ के नरेंद्र देव वर्मा जी। क्यों फेमस है? सर अभी उन्हीं का जो गीत लिखा गया था उसको छत्तीसगढ़ के राजगीत की तरह अपनाया गया है। अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार गाते हो तुम? नहीं सर, गाता तो नहीं। कभी गाए हो? जी नहीं सर। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? सर मूलतः मैं कवर्धा का रहने वाला हूँ और अभी यहाँ रायपुर में। कवर्धा क्यों फेमस है? सर मुख्यतः कवर्धा में भोरमदेव मंदिर स्थित है जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो को नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस रूप में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए उस रूप में पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? सर पहले की तो मुझे जानकारी नहीं है, पर फिलहाल में तो काफी पर्यटन के क्षेत्र में काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। कवर्धा में भोरमदेव जो है उसका डेवलपमेंट हुआ है? यस सर, गार्डन बनाए गए हैं वहाँ पे और मंदिर का जो कैंपस है उसको भी काफी इम्प्रूव किया गया है। भारत के किन किन राज्यों में अभी इलेक्शन होने वाले हैं? सर मुझे जहाँ तक के पता है अगला इलेक्शन यूपी में होगा सर। इसके समय तो और किस राज्य में? सॉरी सर। अभी हाल फिलहाल में किन किन राज्यों में चुनाव हुआ था? वहाँ पिताजी क्या करते हैं? असम में। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी जियोलॉजिस्ट हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, वो सीएमडीसी में थे वो। कृषि आंदोलन सुने हो? जी सर। क्यों हो रहा है कृषि आंदोलन? सर अभी जो कृषि आंदोलन चल रहा है वो मूलतः सरकार के जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा 3 अधिनियम लाए गए हैं जिसके ऑपोजिशन के तहत ऑपोजिशन में किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक, चलिए। अंशुल, 24 जुलाई की तारीख क्यों फेमस है? कुछ खास है क्या इस तारीख? सर जहाँ तक कि मुझे पता है 1985 में राजीव गांधी जी द्वारा पंजाब में जो मतलब अपराइजिंग या जो उनका सेसेशन का जो उससे अग्रीमेंट हुआ था राजीव गांधी और पंजाब के सेसेशनिस्ट द्वारा, जो भी। और 24 जुलाई 1991 में क्या हुआ? 24 जुलाई 1991 न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी लाई गई। न्यू इकोनॉमिकल। अच्छा, नगरीय निकाय क्या होता है? अर्बन बॉडीज क्या है? नगरीय निकाय सर जो भी अर्बन एरियाज होते हैं उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या म्युनिसिपल जो नगर निगम और इनका निर्माण किया जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अर्बन एरियाज में। अच्छा, आईआईटी आईआईएम जी क्या है? आईआईटी एनआईटी में क्या डिफरेंस है? बोलते हैं आईआईटी एनआईटी जेईसी, जी डिफरेंस क्या है? कितने आईआईटी हैं इंडिया में? सर अभी एट प्रेजेंट देयर आर 23 आईआईटीज इन इंडिया। फर्स्ट आईआईटी ऑफ इंडिया खड़गपुर। रिसेंट लेटेस्ट? सॉरी लेटेस्ट। ठीक। डिफरेंस क्या है आईआईटी एनआईटी में? कुछ अलग पढ़ाई होती है? सर दोनों सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है और पढ़ाई के स्तर में सर जो ज़्यादा अच्छी जिनकी रैंक आती है वो आईआईटी चूज करते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? कॉलेजेस है ना, एक जीसी है, उसके ऊपर एनआईटी है, एनआईटी के ऊपर आईआईटी है। सर मैनेजमेंट में आईआईएम में आपने एमटेक किया मैनेजमेंट में, है ना? जी सर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो डिफरेंस क्यों होना चाहिए? क्यों होगा? क्या होगा डिफरेंस इसमें? सर मेरे ख्याल से हो सकता है, अगर आप अनुमति दे तो मैं गैस कर सकता हूँ। फंडिंग में और उस रिसर्च में इस तरह से उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। मुझे
दूसरा डिफरेंस है सर। अंशुल जी, आप यहीं रायपुर से ही हैं, लोकलाइट है रायपुर के। जी सर। यार अभी आप देखेंगे स्काई वॉक बना हुआ है यहाँ पे, जी। जानते हैं स्काई वॉक जी के बारे में? आपको लगता है कि उसका बनाने का औचित्य था? क्या वो यूजफुल होता, या सरकार का निर्णय सही था क्या उसको बनाने का? सर मेरे हिसाब से अगर वो पूरा बनता और सरकार लोगों को प्रेरित कर पाती उसको यूज कराने में, तो उसका पर्पस सॉल्व होता। पर क्या लगता है आपको कि सही औचित्य के साथ उसे बनाया गया है? यूजफुलनेस होती है उसकी शहर के लिए? जी सर। ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व होते, लोगों की चलने की आदत बढ़ती, लोग उससे फिट रहते हैं काफ़ी, अगर उसका यूज कर। लेकिन आज का जो समय है कि आपको इधर से इधर जाना है, जी। तो क्या आप चाहोगे कि पहले दूर जाओ, वहां पे सीढ़ी चढ़ो, फिर उधर से दूसरे छोड़ आओ, फिर वहां उतर के फिर उस जगह जाओ? सर पर ट्रैफिक के जो नियम बनते हैं वो तो हमारी भलाई के लिए ही है, तो उनको तो फॉलो हमें करना ही चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, आपके हिसाब से वो सही था। अब जब वो रुक गया है, वो ढांचा अभी भी वैसी है, जी। आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया हुआ है, सिविल इंजीनियर भी है, जी। अब आप उसे कैसे सुधारेंगे? भाई आप उसे तोड़ सकते हैं क्या? सर सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें इकोनॉमिक्स देखी जाएगी। उसको बनाने में ही इतना पैसा खर्च हुआ है, सबसे पहले उसकी एनालिसिस हमें करनी होगी कि इसको तोड़ने में ज़्यादा पैसा खर्च होगा कि इसको कंप्लीट करने में। अगर हम उसको सही से कंप्लीट कर सकते हैं उसमें पैसे लगा के, तो मैं तो उसके पक्ष में। जनता का पैसा है तो आप नहीं चाहोगे कि आप टूटे वो, ठीक है? अब आप क्या चाहोगे कि उसमें जो काम रुका हुआ है आगे बढ़े, तो आप अपने हिसाब से उसमें क्या सजेस्ट करोगे कि वो बेहतर हो जाए? सर उसका डिजाइन तो बेहतर ही था, उसको तो कंप्लीट करने की जरूरत है। अभी जो बन के ढांचा रखा हुआ है सर उसमें तो मैंने देखा है, उसमें तो सीढ़ी ही नहीं लगी है अभी कई जगह। तो आप चाहोगे उसे डेवलप जी करना? सर, उसको बनाया जाए, उसको ऐसे छोड़ना तो और क्या इंक्लूड करना चाहोगे उसमें कि उसकी यूजफुलनेस बढ़ जाए शहरी लोगों के लिए? सर उसके एक्सेस पॉइंट्स और इम्प्रूव किए जा सकते हैं, जहाँ जहाँ से उसमें चढ़ने का है, उतरने का है। जैसा आप बोल रहे थे कि लोग जल्दी जाना चाहते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे क्रॉसिंग ज़्यादा होती है, उस जगह पे उसके गेट्स बनाए जाए। इसी तरह के इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा सर, ताकि तो वो काफ़ी अच्छा ही बना। जैसे कि आपको पता है जापान रिंग ऑफ फायर में कंट्री लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर आपको पता है कि वहाँ पे बहुत अनस्टेबल एरिया है, तो वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं जी सर, और इंडिया के कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है कि वो अर्थक्वेक झेल लेता है, हम नहीं झेल पाते हैं? सर सबसे पहले तो दे आर इकोनॉमिकली बेटर, तो वो और क्योंकि इतने ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं वो कि उनका कंस्ट्रक्शन में उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ ही काम किया जाता है। अब क्या है, इंडिया इतना डाइवर्स है सर, हम एक कोड के साथ तो हर जगह कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। 5 जोनों में डिवाइडेड है इंडिया अर्थक्वेक के वाइज, तो हर जोन की एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है जिसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि टेक्नोलॉजिकली दोनों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर अलग बनता होगा ना वहाँ पे, जो रेजिस्टेंट रहता है अर्थक्वेक पे। जी सर, यहाँ पे भी जो भी नियम के हिसाब से स्ट्रक्चर बनते हैं वो काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट होते हैं, पर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। कच्ची मिट्टी के घर थोड़ी ना उसके सामने वो हो पाएंगे सर। अंशुल, फीफा क्या है? सर फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फुटबॉलिंग इवेंट्स को गवर्न करता है। इंडिया मेंबर है? इंडिया मेंबर, यस सर। भारत में फुटबॉल को गवर्न करने वाली संस्था कौन सी? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF। अभी कल परसों के न्यूज़पेपर में यूरोप में एक फुटबॉल से टूर्नामेंट चल रहा है, नेशंस कप। कौन बना है विजेता? नेशंस लीग उसके फ्रांस विजेता बने। अलग अलग महाद्वीपों में है ना, कम से कम अफ्रीका और यूरोप में होने वाले कप के नाम बताइए सर। कौन से क्लब वाले कप की? नेशनल कप, नेशनल इंटर। सर सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका में कॉनकैफ करके होता है, और इसमें यूरोपा लीग होती है यूरोप में। एशिया में एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप ऐसा होता है, और साउथ अमेरिका में भी होता है सर, उसका नाम है मेरी कोपा अमेरिका का। कोपा अमेरिका, यस। फुटबॉल खेलते हैं कि बस सर देखना फुटबॉल पसंद? खेलता भी हूँ मैं, और फुटबॉल खेलते भी हैं। पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है? सर पेनाल्टी, सर जब
जो डी एरिया होता है, पेनल्टी एरिया, उसके अंदर कोई अगर हम अपने ओपोनेंट को फाउल कर दें तो एकदम गोल के सामने से स्पॉट किक मिलती है उसी को। एक हैंड ऑफ गॉड जी सर। किस लिए फेमस है फुटबॉल? सर अर्जेंटाइन फुटबॉलर है डिएगो मैराडोना। उन्होंने मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में, सर साल याद नहीं आ रहा है, वर्ल्ड 1986 सेमीफाइनल में उन्होंने अपने हाथ से गोल मारा था। और क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड थी नहीं कि उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और फिर जब उन्होंने गेम खेलने के बाद इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बोला था कि गोल मैंने नहीं मारा है, वो भगवान का हाथ था उसमें। ठीक, भारत क्रिकेट के फील्ड में तो बहुत आगे दिखता है, लेकिन अदर जितने भी टीम गेम्स हैं, है ना, जी जैसे फुटबॉल ही ले लें, उसमें बहुत पीछे दिखाई देता है। जी आप क्या कारण जज करते हैं इसमें? सर, सबसे पहला कारण तो ये है कि फुटबॉल में क्रिकेट की तुलना में बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है, जो अभी अभी शुरू हुआ है, पर हम बहुत पीछे रह गए हैं उसमें। उसके बाद सर, जैसे अब क्रिकेट जो क्रिकेटर है वो क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, पर फुटबॉल में ऐसा नहीं हुआ है। उनको कभी कभी एयर इंडिया की नौकरी करनी पड़ती है, कभी रेलवेज में काम करते हैं, वो प्रोफेशन की जैसे फुटबॉल डेवलप नहीं हुआ है। इसके साथ सर हम टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, छोटी छोटी एजों में हमको टैलेंट आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है, और प्लेयर को इतना इंसेंटिव नहीं दे पाते हम कि वो इस चीज़ में आगे बढ़े। उसके बाद सर हमारे पास इतने अच्छे आइडियल्स नहीं है, बहुत कम ही प्लेयर हैं जिसको हम जानते हैं, और फॉरेन कोलैबोरेशन कम है इस फील्ड में। यही सब कारण है। जैसा अभी हॉकी में देखा गया कि हॉकी में टर्फ फील्ड जो होता है ना, टर्फ पिच, जो जैसे यूरोपियन स्टाइल पे जो चल रहा था, भारत ने अभी तक नहीं अपनाया था, बहुत कम जगह थी, वो हमने अपनाया, और हॉकी में हमने अभी ओलंपिक में मेडल लाया। तो फुटबॉल के विकास के लिए आप क्या योजनाएं बना सकते हैं? योजनाएं सर, जैसा मैंने आपको कहा, सबसे पहले तो हमको यंग एज से ही फुटबॉल को प्रमोट करना पड़ेगा। हमें अपने स्कूल एजुकेशन होता है उसके करिकुलम में हमको स्पोर्ट्स इन जनरल और फुटबॉल इन पर्टिकुलर प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं, ऐसे उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए जो हमें फुटबॉल खेलने में प्रमोट करें। इसके साथ साथ उसमें उनके फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च होने चाहिए, स्टेडियम्स बनने चाहिए, टर्फ बनने चाहिए। फिर सर उसके बाद जो अभी हाल ही में जो लीग, इंडियन सुपर लीग आइडेंटिफाई हुई, इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए लोकल लेवल्स में भी, रीजनल लेवल्स में भी, जिससे लोग खेलें और उसके बाद वो बाहर आए। इसके बाद हम अपने प्लेयर्स को प्रमोट कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, ताकि वो इंटरनेशनल अलग फॉरेन लीग्स में खेलें, वहाँ पे ट्रेनिंग ले। इस तरह के प्रोग्राम लाए जा सकते हैं।